नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 9th में आपका फिर से एक बार स्वागत है। गत वीडियो में अपन ने चर्चा की थी टेंस के बारे में, और टेंस में भी अपन ने प्रेजेंट पूरा रिफ्रेश करके समझाया था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रिय विद्यार्थियों, अपन एक बार दोबारा आपको विदित है टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के कितने कितने भाग बताए? 4 भाग। जैसे इसमें चार्ट में दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार बेटा पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और बिल्कुल सेम इसी प्रकार फ्यूचर की विधि है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल की वीडियो में अपन ने गत वीडियो में प्रेजेंट टेंस को समझाया था। अब हम थोड़ी सी प्रेजेंट टेंस को दोबारा रिवाइज करते हुए चर्चा करते हैं पास्ट की। चलो आइए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा चल रही है। एचवी वाले ब्रैकेट में आपको नीचे स्टेड दिया हुआ है। स्टेड का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का स्थान रिक्त है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। साधारण वाक्य में कर्ता एक वचन होने पर B5 होती है और बहुवचन होने पर B1 होती है। ये आपको कल बतला दिया गया है। B5 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में S या ES या IS लगाना। प्रिय विद्यार्थियों, साधारण वाक्य के लिए स्टेड है, बाकी नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ डज लगाना और बहुवचन कर्ता के साथ डू हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और डू और डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। बात आती है प्रिय विद्यार्थियों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के नीचे एज MR लिखी हुई है। अगर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, जिस हेल्पिंग वर्ब के ब्रैकेट के नीचे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो इसका मतलब है वो हेल्पिंग वर्ब 4 वाक्यों में यूज की जाएगी। यहां स्टैंड नहीं बना हुआ है, तो एज MR साधारण वाक्य में भी यूज होगी, नकारात्मक वाक्य में भी यूज होगी, प्रश्नवाचक वाक्य में भी यूज होगी, और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में भी यूज होगी। और प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ मेन वर्ब कौन सी आएगी? मेन वर्ब आएगी B4 कहूं तो फर्स्ट फॉर्म में ING। और यदि हिंदी की पहचान की चर्चा करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आएंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हेल्पिंग वर्ब के ब्रैकेट के नीचे हेल्पिंग वर्ब हैजब लिखी हुई है, तो चारों वाक्यों में हैजब यूज होगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। एक वचन कर्ता के साथ हैज, बहुवचन कर्ता के साथ है। और प्रिय विद्यार्थियों, पहचान की बात करें तो परफेक्ट का अर्थ ही अपने आप में पूर्ण है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चौका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आएंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब प्रेजेंट का लास्ट एंड फाइनल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अपन बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे लिखा हुआ है हैज ऑब्लिक है प्लस में बी, यानी साधारण में, नकारात्मक में, प्रश्नवाचक में और प्रश्नवाचक नकारात्मक में एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING वाली क्रिया आएगी, यानी B4। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज और ध्यान रखनी है, इसकी पहचान में आपको विदित है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और समय दिया हुआ है, उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें समय जो है टाइम है, टाइम को दर्शाने के लिए आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। यदि समय की अवधि, यदि समय का पीरियड निश्चित है तो समय से पहले आपको सिंस का प्रयोग करना है, और समय की अवधि यदि अनिश्चित है तो इसमें आपको फॉर का प्रयोग करना है।
बाकी प्रक्रिया समय निश्चित और अनिश्चित कैसा होता है, प्रक्रिया आप एग्जाम्पल में पढ़ोगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपकी समझ में आई होगी। प्रिय विद्यार्थियों, बीच में एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर करें और लाइक करें, और इसके बारे में कुछ कमेंट्स भी डालें कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्रिय विद्यार्थियों, अब आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पास्ट टेंस के भाग और पास्ट टेंस की पहचान और पास्ट टेंस को पूरी तरह से रिफाइन करने के बारे में। चलो विद्यार्थियों, आइए बोर्ड पर देखते हैं। नजर सबकी होनी चाहिए चार्ट पर। अपने अपने मोबाइल को ध्यान से उठाएं और ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखें। पास्ट के भाग की बात करें तो पास्ट का पहला है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें भी दो चार्ट बने हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। स्टेड जहां लगा हुआ है, स्टेड का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, लेकिन स्टेड का मतलब है हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, लेकिन चारों वाक्यों में नहीं बल्कि साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये होता है विद्यार्थियों, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बतलाया गया। आइए चर्चा करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। हेल्पिंग वर्ब के नीचे स्टेड लगा हुआ है। स्टेड लगा हुआ है तो इसका मतलब है चार वाक्य होते हैं, साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो स्टेड का मतलब है साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो केवल मेन वर्ब की क्या लगानी है, V2 लगानी है। चाहे कर्ता सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है, चाहे प्लूरल नंबर है, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है। साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का स्थान रिक्त होता है, वर्ब की V2 लगानी है। बाकी के जो तीन वाक्य बताए, नेगेटिव, इंटरोगेटिव यानी नकारात्मक, नेगेटिव मानी नकारात्मक, इंटरोगेटिव मानी प्रश्नवाचक और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक, इन वाक्यों में आपको चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, एचबी के रूप में पास्ट इंडेफिनिट की एचबी डिड लगानी है। लेकिन किन वाक्यों में डिड लगानी है? नकारात्मक में, प्रश्नवाचक में और प्रश्नवाचक नकारात्मक। साधारण वाक्य में स्टेड है, स्टेड का मतलब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो मेन वर्ब काम करेगी। साधारण वाक्य में केवल मेन वर्ब लगेगी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, केवल लगेगी V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब अपन चर्चा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों किसके बारे में, इसकी पहचान के बारे में। V2 किन वाक्यों में लगानी है, साधारण में। डिड किन वाक्यों में लगानी है, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों कैसे हिंदी वाक्यों में लगानी है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, प्रिय विद्यार्थियों गौर करेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे और आ ई ए आदि शब्द की, आदि वर्ण की, आदि अक्षर की ध्वनि अगर निकल के आती है तो उन वाक्यों में, साधारण वाक्यों में V2 लगेगी और नकारात्मक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में एक वचन बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ डिड लगेगी। प्रिय विद्यार्थियों आगे इसी पास्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सामने एचबी वाले ब्रैकेट में एचबी लिखी हुई है, वाज और वर। तो प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट बतलाया था, यदि हेल्पिंग वर्ब के ब्रैकेट के नीचे एचबी लिखी हुई है तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब एचबी लिखी हुई है तो वो चारों वाक्यों में यूज होगी, चाहे वो वाक्य साधारण हो, चाहे उसको नेगेटिव हो, चाहे वो प्रश्नवाचक हो, चाहे प्रश्नवाचक नेगेटिव हो। और जहां स्टेड लगा हुआ है, स्टेड का मतलब है हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन कौन से वाक्य में नहीं है, केवल और केवल साधारण वाक्य में नहीं है। बाकी के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होगी जिसमें इसमें डिड है, साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, साधारण वाक्य में V2 है, स्टेड लगा हुआ है। बाकी के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड है।
बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, HV के नीचे वाजवल रखा हुआ है, तो इसका मतलब प्रिय विद्यार्थी ये हुआ साधारण वाक्य में वाजवल लगेगा, नकारात्मक वाक्य में वाजवल लगेगा, प्रश्नवाचक वाक्य में वाजवल लगेगा, और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में वाजवल लगेगा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों गौर करने वाली बात, वाज सिंगुलर नंबर के लिए वाज का प्रयोग करेंगे, एक वचनकर्ता के साथ वाज, और बहुवचनकर्ताओं के लिए प्लूरल नंबर के लिए वर का प्रयोग करेंगे, और दोनों के साथ मेन वर्ब की B4 का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको प्रेजेंट में बताया है, B4 किसे कहते हैं, B1 प्लस ING। फर्स्ट फॉर्म में यदि आप ING जोड़ते हो तो उसे B4 नाम दिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों आगे चर्चा करते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की परिभाषा की। कौन सी परिभाषा है, पहचान क्या है जिनके साथ वाजवर का प्रयोग करना है। जिन हिंदी वाक्यों में या जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, पास्ट की बात है प्रिय विद्यार्थियों, प्रेजेंट में रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है जोड़ा आपने, इसमें जोड़ेंगे रहा था, रही थी, रहे थे आदि क्रिया शब्द। प्रिय विद्यार्थियों आगे चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट। पास्ट ये हुआ, परफेक्ट वाला भाग ये हुआ, इसमें देखें हेल्पिंग वर्ब के नीचे लिखा हुआ हैड। प्रिय विद्यार्थियों हैड लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ साधारण में हैड, नकारात्मक वाक्य में हैड, प्रश्नवाचक में हैड, और प्रश्नवाचक नेगेटिव में हैड। अब प्रिय विद्यार्थियों सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हो करता चाहे नंबर प्लूरल हो, दोनों में किसका प्रयोग, हेड का प्रयोग। और प्रिय विद्यार्थियों मेन वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात आती है किन वाक्यों के, कैसे पहचान वाले वाक्यों में हेड लगेगा और B3 लगेगी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अर्थात पास्ट में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था आदि शब्द आते हैं, वो पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों आगे चर्चा करते हैं पास्ट का लास्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब के नीचे लिखा हुआ है हैड बीन, मेन वर्ब के नीचे लिखा हुआ है B4। B4 है प्रिय विद्यार्थियों, मेन वर्ब के नीचे है B4। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन लिखी हुई है, जिस HB के नीचे हेल्पिंग वर्ब लिखी हो उसका मतलब है साधारण में वो लगेगी, नकारात्मक में उसका प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक में होगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक में होगा, सीधी सी बात है। और जिनमें स्टेड लगा हुआ है, इस स्टेड का मतलब वो साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, बाकी के तीनों वाक्यों में होगी। स्टेड दोनों में ही तो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टेड है और पास्ट इंडेफिनिट में स्टेड है, बाकी के में तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों मेन वर्ब की बात करते हैं, मेन वर्ब की है B1 प्लस ING। हैड बीन सिंगुलर नंबर के साथ भी हैड बीन और प्लूरल नंबर के साथ हैड बीन, और सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड बीन के साथ B1 प्लस ING। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों इसमें भी आपको ध्यान होगा जिन पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय अवधि,
समय जब अवधि आती है तो आपको विदित है समय अवधि दो प्रकार की होती है। एक तो निश्चित अवधि होती है, उससे पहले तो आपको सिंस का प्रयोग करना होता है, और एक अनिश्चित अवधि होती है जिसमें अवधि को निश्चित नहीं माना जाता है, वो उससे पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को अच्छी तरह से समझा होगा और देखा होगा। इसको लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।